अलिफ किस्त नंबर 8। मेरे प्यारे सुल्तान, इतने महीनों बाद मेरा खत देखकर तुम हैरान हो गए ना। मैं जानती थी। तुमको लगा होगा मैं तुम्हें भूल गई। देख लो, नहीं भूली। हाँ, दुनिया को भुला दिया मैंने। उस दुनिया को जो मेरे हुस्न और जिस्म का तवाफ करती थी। मैं मुशरिक थी, मुहत हो गई। जानती हूं ये बातें तुम्हें समझ कहां आती होंगी, फिर भी लिख रही हूं। तुम ही से तो सब कुछ कहा करती थी मैं। तुम्हारे अलावा किसी से हर राज कह देने का हौसला पैदा नहीं हुआ हुस्ने जहां में। कोई तुम्हारी तरह मेरे राजों के लिए कुआं बनने की हिम्मत भी तो नहीं रखता था। अपनी खुशी का आलम तुम्हें कैसे बताऊं। मैं और ताहा बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक कमरे के घर में। हाँ, मैं जानती हूं तुम हंसोगे, मगर मुझे परवाह नहीं। मैं ये भी जानती हूं तुम कहोगे महल से झोपड़ी में आ गई आप हुस्ने जहां जी, और फिर भी कह रही हैं कि खुश हैं। पर शायद तुमको ये नहीं बता पाई थी मैं कभी कि महल में जो सुइयां चुभती थी शहजादी को, वो यहां इस झोपड़ी में नहीं चुभती। इस घर को अपने हाथों से सजाया है मैंने। इसका एक एक कोना, एक एक दीवार, सारा दिन यही करती रहती हूं। यहां पीछे घर के सहन में सब्जियां उगाती हूं और आगे बागीचे में फूल। आजकल बाहर आई हुई है हमारे घर के हर कोने में और जिंदगी में भी। मैं उम्मीद से हूं। ताहा कहता है बेटा होगा हमारे घर में और उसका नाम कल्बे मोमिन रखना है। ताहा जो भी कहता है वो सच साबित हो जाता है। मुझे ऐसा अंधा यकीन है उस पर। प्यार भी अंधा था, एतबार भी अल्लाह कायम रखे। लेकिन पता नहीं ताहा ने खताती क्यों छोड़ दी। जब से हमारी शादी हुई है उसने मेरी तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं बनाया। जब जब खताती करने बैठता है वो बैठा ही रहता है, परेशान होता है, लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहता। मैं हर रोज नमाज पढ़कर उसके लिए दुआ करती हूं कि वो दोबारा से खताती करने लगे। वो कहता है वो कल्बे मोमिन को भी खतात ही बनाएगा और उसे अपने बाप के पास भेज देगा। मैं कल्बे मोमिन को कहीं नहीं जाने दूंगी। वो मेरी औलाद होगी। मैं उसे अपनी आंखों से दूर कैसे करूंगी, और वो भी अब्दुल आला के पास भेजकर, जिन्होंने आज तक ताहा और मुझसे कभी राब्ते की कोशिश तक नहीं की। कोई अपनी इकलौती औलाद को इस तरह कैसे भूल सकता है जैसे उन्होंने भुला दिया। और ताहा, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब वो उनका जिक्र ना करता हो। उसने उनकी बातें कर 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 मेरे दिल से उनके लिए गुस्सा और नफरत भी खत्म कर दी है। वरना मैं पता नहीं क्या क्या सोचे बैठी थी उनसे बदला लेने के लिए। दुनिया में रहती थी तो दुनिया जैसी थी। ताहा के साथ रहने लगी हूं तो पता नहीं कैसी हो गई हूं। उसकी दुनिया और ही दुनिया है, उसकी बातें और ही बातें हैं। ताहा मेरी जिंदगी में ना आता तो ये सब कहां खोजने बैठती मैं। रब के बारे में कहां सोचती। और अब जब सोचने बैठी हूं तो फुर्सत ही फुर्सत है। लगता है दुनिया का हर काम खत्म हो गया है। मेरा दिल चाहता है कल्बे मोमिन मोमिन बने, अपने दादा की तरह। लेकिन फिर सोचती हूं जो मोमिन होता है क्या वो भी माफ नहीं करता। मोमिन हो के भी। तुमको अगला खत जल्द लिखूंगी। मेरा पता किसी को ना देना। मैं जानती हूं मैं ना भी कहती तो भी तुम किसी को ना देते। तुम्हारी हुस्ने जहां। अब्दुल अल्लाह उसका चेहरा देखते रहे। फिर उन्होंने मध्यम आवाज में मोमिन से कहा,
अब इससे क्या फर्क पड़ता है मोमिन, वक्त गुजर गया, सब कुछ बहुत पीछे रह गया। अब अगर तुम जान भी लो तो भी क्या करोगे? उस लम्हे मोमिन को एहसास हुआ वो ठीक कह रहे थे। उसे जानकर अब क्या करना था? तुम मिलना चाहते हो उससे? उन्होंने एकदम मोमिन से पूछा था। नहीं, उसने बेख्तियार सोचे समझे बगैर कहा। उसे अब उस शख्स से मिलकर करना भी क्या था? तो फिर जानने की जुस्तजू न करो, वो कहते हुए उसके कमरे से चले गए। मोमिन स्टडी टेबल पर बैठा मेज पर बिखरे उन कागजों को देखता रहा जिन पर वो उस फिल्म की कहानी लिख रहा था जो वो बनाना चाहता था। सब कुछ बिखरा हुआ था, किरदार, कहानी, सिचुएशंस, सब कुछ उसकी अपनी जिंदगी की तरह। सब कुछ सामने था और सिरा फिर भी गायब था। एक अजीब सी थकन ने उसे अपने हिसार में लिया था और उसने मेज पर अपना माथा टिका दिया था और तभी उसे अपना बचपन याद आया था। वो तब भी यही किया करता था। जब बहुत थक जाता तो कागज कलम मेज पर रखकर माथा लगाकर आंखें बंद कर लेता। ये जैसे जिंदगी के सामने हथियार डालने का इजहार होता था। जिंदगी आज भी वैसी ही थी, अखड़, खुदसर, अपनी मनमानी करने वाली। वो आज भी वैसा ही था, कमजोर, बेबस, निढाल। उसके जहन की स्क्रीन पर कुछ और मंजर झमाकों की शक्ल में नमूदार होने लगे थे। लाशऊर जैसे उस रात के सामने सब कुछ हिलाकर रख देने पर तुला हुआ था। वो 14-15 साल का था जब उसने हुस्ने जहां को दादा के घर पर देखा था। वो उससे कई साल बाद मिलने आई थी, अपने शौहर के साथ नहीं थी। वो वहां अकेली आई थी और कल्ब मोमिन को समझ नहीं आई उसे क्या हुआ था। वो बस अपने कमरे को अंदर से बंद किए हुए चिल्लाता और अपने कमरे में मौजूद चीजें तोड़ता रहा था। इन्हें कहें ये जाएं यहां से और दोबारा कभी ना आए। मैं नहीं मिलना चाहता इनसे। वो अंदर कमरे से चीख चीख कर बोलता रहा था और दरवाजे के बाहर खड़े दादा की मिन्नत समाजत के बावजूद उसने ना उनके लिए दरवाजा खोला था न हुस्ने जहां के लिए। मैं नफरत करता हूं इनसे। मैं बहुत खुश हूं इनके बगैर। इनसे कहें जाएं अपने शौहर के साथ रहें, ऐश करें। मेरे बाबा को तो मार दिया इन्होंने, अब क्या मुझे भी मारना चाहती हैं ये? उसके दिल में जो भी आया था वो अपने बंद कमरे में चीजों को फेंकते तोड़ते हुए बुलंद आवाज में चिल्ला चिल्ला कर कहता चला गया था। बाहर से उसे अब्दुल अला की वजाहतें और मिन्नतें सुनाई देती रही थीं, मगर हुस्ने जहां की नहीं। उसकी खामोशी कल्बे मोमिन को जैसे पागल कर रही थी। वो मां से कुछ सुनना चाहता था, कुछ भी, निदामत, पछतावा, अफसोस और उससे मोहब्बत का इजहार, मगर वहां उसे कुछ भी नहीं मिला था। इनसे कहें जाएं और फिर कभी मुझसे मिलने ना आए। उसे अपने इस जुमले की गिनती भी याद नहीं थी कि उसने कितनी बार यह दोहराया था और हर बार अब्दुल अला उसे जवाब में कुछ न कुछ कहते, लेकिन फिर एक बार उसे उस जुमले के जवाब में बाहर से कुछ सुना ही नहीं दिया था। उसने रुककर जैसे खामोशी में बाहर उभरने वाली आवाजों को सुनना चाहा था। बाहर कोई आवाज नहीं थी सिवाय बैरूनी दरवाजा खुलने के और दो लोगों के बाहर जाने की। अजीब तैश के आलम में कल्बे मोमिन अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आया था और उसने बड़े कमरे की मेज पर एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट रैपर में लिपटा हुआ एक गिफ्ट बॉक्स देखा था। बेहद गजबनाक उसने उस गिफ्ट बॉक्स को उठाया था और लपकता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ गया। घर के बाहर खड़ी एक टैक्सी के पास अब्दुल अला और हुस्ने जहां को उसने खड़े देखा था, जिन्होंने घर का दरवाजा खुलने पर बैक वक्त दरवाजे की तरफ देखा था। मोमिन ने दरवाजा खोलते ही बरामदे में निकलकर वो गिफ्ट बॉक्स पूरी कुव्वत से बाहर सड़क पर टैक्सी के पास उछाल दिया था और फिर हुस्ने जहां और दादा से कुछ कहे बगैर वो अंदर आ गया था। अपने कमरे में आकर भी उसे जैसे सुकून नहीं मिला था। उसने कमरे की खिड़की से बाहर उस सड़क को देखने की कोशिश की थी जहां वो टैक्सी और टैक्सी के पास वो थे। हुस्ने जहां अब टैक्सी में बैठ रही थी
और वो रो रही थी। अब्दुल अला उससे कुछ कह रहे थे। कल्ब मोमिन को हुस्न जहां के आंसुओं ने जैसे अजीब सा सुकून दिया था, यूं जैसे वो जो करना चाहता था वो कर पाया था। उसे मां को रुलाना था, तकलीफ पहुंचानी थी, और वो उन दोनों कामों में कामयाब हुआ था। टैक्सी में बैठकर हुस्न जहां ने खिड़की से उसी के कमरे की खिड़की को देखा था। चंद लम्हों के लिए दोनों की नजरें मिली थी। कल्ब मोमिन ने खिड़की से हटना चाहा था, वो हट नहीं सका था। टैक्सी चल रही थी और हुस्न जहां उस पर नजरें जमाए हुए थी, और कल्ब मोमिन वो पहले आग से बर्फ, फिर बर्फ से पानी हुआ था। वो आखिरी बार था जब हुस्न जहां को उसने और हुस्न जहां ने उसे देखा था। न्यूयॉर्क से कराची आते हुए इस्तांबुल में 6 घंटे के स्टॉप ओवर के दौरान मोमिना सुल्तान के वहमो गुमान में भी नहीं था वो इस्तांबुल से कराची का बकिया सफर किसके साथ तय करने वाली थी। वो बिजनेस क्लास में सफर कर रही थी और जहाज में कराची के लिए दोबारा सवार होते हुए उसकी सीट खिड़की के साथ थी। उसके बराबर की सीट बहुत देर तक खाली थी, और फिर बिलाखिर जो मुसाफिर उस सीट पर बैठने के लिए आया था, वो और मोमिना दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए थे। वो कल्ब मोमिन था जो इस्तांबुल से वापस पाकिस्तान जाने के लिए उस कनेक्टिंग फ्लाइट में सवार हुआ था जिसमें मोमिना सफर कर रही थी। एक लम्हे में दोनों ने एक दूसरे को पहचाना था और फिर बेक वक्त एक दूसरे से नजरें चुराई थी। हैरत के उस इब्तदाई झटके के बाद जिसका शिकार दोनों हुए थे, दोनों बैक वक्त ही संभले थे। मोमिना ने उस सीट पर पड़ी हुई अपनी कुछ चीजें उठा ली थी जिन्हें वो कल्ब मोमिन के आने से पहले वहां रखे हुई थी, और मोमिन भी बड़ी खामोशी से कैबिन स्टीवर्ड की रहनुमाई में अपना सामान कैबिन में रखने के बाद खामोशी से उसके बराबर बैठकर अपनी सीट बेल्ट बांधने लगा था। बिजनेस क्लास की कुछ सीट्स खाली थी और कल्ब मोमिन को यकीन था फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद मोमिना जरूर अपनी सीट तब्दील करने की कोशिश करेगी, और कुछ ऐसा ही ख्याल मोमिना को भी आया था। उसे तवक्को थी वो उसके साथ बैठना नहीं चाहेगा। फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद दोनों को ही हैरत का दूसरा झटका तब लगा था जब उन दोनों की तवक्कुआत के बरक्स किसी ने भी सीट बदलने के लिए स्टीवर्ड से नहीं कहा था। मोमिना की फ्लाइट लंबी थी और वो थकी हुई थी। कुछ भी किए बगैर वो कंबल लेकर सो गई थी। कल्ब मोमिन के जहन में वो ऑडिशन किसी फिल्म की तरह दोबारा चलने लगा था। इस बार मोमिना के सारे जुमले पर उसके दिल में कोई खफकी पैदा नहीं हुई थी। शायद वो पुरानी बात हो गई थी, या फिर मोमिना सुल्तान का स्टेटस बदल चुका था, या फिर शायद कल्ब मोमिन बदलने लगा था। उस तवील फ्लाइट के दौरान उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई, उसके बावजूद कि उन दोनों के जहनों पर मुसलसल दूसरा ही सवार था। मोमिना को फिल्म का वो ऑडिशन ही याद नहीं आया था, जहांगीर भी याद आया था। वो तवक्कुआत और उम्मीदें भी जो वो जहांगीर के इलाज के लिए कल्ब मोमिन की फिल्म से लगाकर गई थी, और उन सब का टूटना भी। वो फिल्म वक्त पर मिल जाती तो वो उस तो के बाद आगे कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि आगे बस दर्द और गम का वो समंदर था जिसमें वो इतने बहुत सारे महीनों में डूब डूब कर उभरी थी और अब दोबारा डूबना नहीं चाहती थी। उसके साथ बैठे कल्ब मोमिन पिछले कुछ महीनों में मोमिना सुल्तान की सारी फतूहात 2 मिनटों में अपनी उंगलियों की पोरों पर गिनवा सकता था। मोमिना सुल्तान के करियर के बारे में हर खबर को वो खोजता रहा था। उसकी पहली फिल्म में उसके रोल से लेकर ब्रॉडवे पर होने वाले उसके प्ले और उसकी अगली 2 फिल्मों की साइनिंग के बारे में भी कल्ब मोमिन ना चाहते हुए भी उस च्यूंटी के हाथी बनने तक का सफर देखता रहा था, और उसकी वजह वो नहीं जानता था। उसके बरक्स मोमिना सुल्तान को कल्ब मोमिन के बारे में अब कुछ पता नहीं था, न उसकी उस कमर्शियल मूवी के बारे में जिसके लिए वो ऑडिशन देने गई थी, न उस दूसरी फिल्म के बारे में जिसकी अनाउंसमेंट के बाद पूरा मीडिया कल्ब मोमिन का मजाक उड़ाने में मसरूफ था। वो अमेरिका में सिर्फ अपने काम और अपनी जिंदगी के बारे में महव रही थी। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वक्ती तौर पर उसके कैनवस से गायब हो गई थी, और उससे मुंसलिक सब लोग भी। अक्सा और दाऊद के साथ भी उसकी बातचीत अमेरिका में होने की वजह से कुछ महदूद हो गई थी, और अब यकदम जब कल्ब मोमिन उसके बराबर आ बैठा था
तो मोमिना सुल्तान अपने उस खौल से यकदम जैसे बाहर आ गई थी जिसमें वो पिछले कई महीनों से कैद थी। उसका ज़र्फ छोटा होता तो वो उसे फखरिया कहती कि देखो आज मैं तुम्हारे बराबर बैठी हूं और मैंने तुम्हें गलत साबित कर दिया। तुम कहते थे मैं फिल्म की एक्ट्रेस नहीं हूं, तुम कहते थे मैं अपना जिस्म दिखाए बगैर किसी फिल्म में काम नहीं कर सकती। देखो मैंने तुम्हें झूठा कर दिया। उसकी जगह बैठी कोई और लड़की होती तो क़ल्ब मोमिन से यह सब कहने का मौका कभी जाया ना करती, मगर वो मोमिना सुल्तान थी, सब कुछ पी जाने वाली, गमो जिल्लत सब। सफर में चंद बार मोमिन को उससे बात करने का ख्याल आया और जितनी बार आया उसने उसे झटक दिया। वो मोमिना सुल्तान के सामने छोटा पड़ जाता। उससे बात का आगाज करके और बात करता भी तो क्या करता, उसे मुबारकबाद देता उसकी कामयाबियों पर या माजरत करता कि उसने उसके टैलेंट को गलत जांचा। ये दोनों जुमले कहने के लिए क़ल्ब मोमिन के पास न ज़र्फ था न जुर्रत, और उसी के पास बैठे क़ल्ब मोमिन पर यह खौफनाक इंकिशाफ भी हुआ था कि वो मोमिना सुल्तान के सामने एहसास कमतरी का शिकार हो रहा था। और यह क़ल्ब मोमिन की जिंदगी में पहली बार हो रहा था। एहसास कमतरी वो भी एक लड़की के सामने, और वो भी वो एक्ट्रेस जो उसके पास काम मांगने आई थी। क़ल्ब मोमिन ने जैसे खुद ही उस एहसास से निकलने के लिए जद्दोजहद की। वो एहसास वहीं का वहीं था, किसी भूत की तरह उसके सामने नाचते हुए। और जहाज का पायलट अब कराची एयरपोर्ट पर जहाज की लैंडिंग का ऐलान कर रहा था। सफर कट गया था और उनमें से कोई भी दोबारा एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहता था। शकूर ने दरवाजा खुलने पर क़ल्ब मोमिन को देखते ही चीख मारी थी और मोमिन उसकी चीख पर जैसे लम्हे भर के लिए हक्का बक्का हो गया। फिर वो झुलाते हुए अंदर जाते हुए बोला, क्या बदतमीजी है ये। अपना बैग खींचते हुए उसने शकूर को दरवाजे के सामने से हटा दिया था। आपने अपने आने का बताया ही नहीं, शकूर ने गड़बड़ाए हुए अंदाज में उसके पीछे लपकते हुए कहा था। तो मोमिन ने तीखे अंदाज में मुड़कर उसे देखे बगैर लाउंज में जाते हुए कहा था, और लाउंज में कदम रखते ही वो खड़े का खड़ा रह गया था। एलईडी पर एक इंडियन फिल्म चल रही थी और शकूर के 3-4 दोस्त वहां बैठे खाने पीने की चीजें लाउंज के सोफे के सामने पड़े कॉफी टेबल पर बिखेरे बैठे थे। लाउंज की हर चीज बिखरी हुई थी। मोमिन को देखकर वो एकदम हड़बड़ा कर उठे थे। मोमिन ने पलटकर अपने पीछे आते शकूर को देखा था, जिसने इंतहाई नर्वस अंदाज में कहा था, ये बस जा ही रहे थे, खुदा हाफिज। उसने पहला जुमला मोमिन से कहा था और खुदा हाफिज उन चारों से जो उजलत के आलम में अपने जूते ढूंढते हुए उन्हें पहनकर अब वहां से निकलने के चक्करों में थे। मोमिन सीने पर बाजू लपेटे कुछ भी कहे बगैर वहां खड़ा उन चारों को वहां से जाता देखता रहा और उनके जाते ही वह शकूर पर बरस पड़ा था। तुम मेरे पीछे ये करते हो? वो मेरी सालगिरह थी। शकूर को इसके अलावा और कोई बहाना नहीं सूझा था। 6 महीने में तीसरी दफा पैदा हुए हो तुम, और अब एक बार और पैदा हुए ना तो नौकरी से फारिग कर दूंगा तुम्हें। उस पर तकरीबन चिल्लाते हुए वो अपना ट्रॉली बैग खींचते हुए अपने कमरे की तरफ गया था और कमरे की हालत देखकर वो एक बार फिर धाड़ा था। उल्लू के पट्टे! बाहर लाउंज में शकूर उसकी आवाज पर लपकते हुए अंदर जाते हुए बड़बड़ाया था, मुझे बुला रहे हैं फिर? अच्छे भले गए हुए थे तुर्की, पता नहीं इनका दिल क्यों नहीं लगता वहां। अम्मा क्यों रो रही हैं आप? मोमिना ने सुरैया को खुद से अलग करने की कोशिश करते हुए कहा, जो उसे साथ लिपटाए रोए चली जा रही थी। बस इससे आदत है, तू परेशान ना हो। सुल्तान ने जैसे पर्दा डालने की कोशिश करते हुए मोमिना से कहा था। हाँ, बस तुझे इतने हफ्तों बाद देखा है तो रोना आ गया। सुरैया ने भी जैसे खुद को संभालने की कोशिश की थी। वो भी थोड़ी देर पहले ही घर पहुंची थी। बस अब आ गई है, वो कहीं नहीं जाती। ला सामान रखूं मैं तेरा। सुल्तान ने कहकर लंगड़ाते हुए उसके वो भारी भरकम सूटकेस उठाने की कोशिश की थी जो भी सहन में ही पड़े हुए थे।
मोमिना ने सुल्तान को रोक दिया। नहीं अब्बा, अपना बोझ खुद उठाने की आदत है मुझे। उसने एक भारी भरकम सूटकेस को बेहद आराम से उठाते हुए सुल्तान से कहा था। अपना नहीं, तू तो दूसरों का बोझ भी उठा लेती है मोमिना। सुल्तान बुड़बुड़ाया था और मोमिना ने यूं जाहिर किया जैसे उसने बाप का जुमला सुना ही नहीं। अम्मा खाना लगा दें जल्दी से, बहुत भूख लग रही है, उसने सूटकेस अंदर ले जाते हुए कहा था। कल से तेरे लिए खाना पकाने लगी हुई है, कभी कबाब बना रही है, कभी मछली को मसाला लगा रही है। अब तू अमेरिका रहकर आई है, पता नहीं क्या खाती हो, सुल्तान ने उसके पीछे आते हुए कहा था और वो बेख्तियार हंसी। अब भी वही खाती हूं अब्बा, तवे की रोटी, बघारे बैंगन, दाल चावल, मछली मटन बहुत खाई, वो कहते हुए अंदर चली गई थी। खाना खाने के बाद उसने अपने सूटकेस खोलकर सामान निकालना शुरू कर दिया था। वो सुरैया और सुल्तान के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई थी। अम्मा देखें, ये आपके लिए लाई हूं, उसने एक स्वेटर निकालकर सुरैया को दिखाते हुए कहा। आए, क्यों पैसे जाया किए, काम आते, सुरैया ने बेसाख्ता उससे कहा था। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं, मोमिना ने कुछ खफगी से कहा। हाँ, और अब्बा ये आपके लिए, उसने एक और स्वेटर निकालकर सुल्तान को देते हुए कहा। अपने लिए चीजें लेती बेटा, मैंने क्या करना है अब इन चीजों को, सुल्तान ने स्वेटर देखते हुए उससे कहा। वही करें जो सब करते हैं अब्बा, वो कहते हुए सूटकेस से कुछ और निकालने के लिए झुकी। हाँ, फैसल ने शादी कर ली, वो सुरैया की आवाज पर वो वैनिटी बॉक्स निकालते निकालते चंद लम्हों के लिए ठिठकी। जब वो निकाल रही थी, दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुकी थी, फिर वो वैसे ही चलने लगी थी जैसे हमेशा से चल रही थी। अच्छा, सीधा होते हुए उसने सुरैया और सुल्तान से नजरें मिलाए बगैर कहा। और अब्बा ये आपके लिए एक वैनिटी बॉक्स भी लाई हूं, उसने यूं बात जारी रखी थी जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। तुम्हें पता था ना, सुल्तान ने उससे बॉक्स पकड़ते हुए कहा था। शादी का नहीं पता था, वो एक लम्हे खामोश रही, फिर उसने कहा। वो अब सूटकेस बंद करने लगी थी। इतना बड़ा धोखा, तुमसे मंगने का कहकर उसने शादी रचा ली। मां बाप को नहीं मना सकता था तो आया क्यों था? दिन रात बद्दुआएं देती हूं मैं उसे और उसके मां बाप को, सुरैया ने अजीब गम और गुस्से से कहा था। नहीं अम्मा, बद्दुआएं मत दें उसे, मोमिना ने बेसाख्ता उसे टोकते हुए कहा था। सुल्तान खामोश रहा था, लेकिन सुरैया बोलती रही। क्यों ना दूं, उसने दिल दुखाया है तुम्हारा, छोड़ा है तुम्हें। उसने नहीं छोड़ा मुझे अम्मा, मैंने छोड़ा है उसे अमेरिका जाने से पहले, उसने सुरैया की बात काटते हुए कहा। सुरैया एक लम्हे के लिए कुछ बोल नहीं सकी। क्यों? उसके सामने सारी उम्र गले में एहसान का तौक डालकर खड़े होना था मुझे, वो मैं नहीं कर सकती थी। वो बहुत बड़ी कीमत मांग रहा था एक रिश्ते की। उसने कुछ शिकस्त खुर्दा अंदाज में बैग का ढक्कन गिराते हुए कहा। क्या कीमत थी? सुल्तान ने उससे पूछा। वो उसकी आंखों में आंखें डाले देखती रही। अब्बा, मैं अदाकारा हूं, मगर भीख मांगना और लेकर खाना नहीं सीखा मैंने। ये जो भी रिज़्क कमा रही हूं ना मैं, ये मेरे नसीब में है, और जो चीज नसीब में हो उससे भागा नहीं जा सकता। अब जिससे भी साथ जोड़ूंगी उसे मेरे काम के साथ मुझे कबूल करना होगा, मुझे भी आपको भी, उसने मध्यम लेकिन मुस्तहकम आवाज में कहा। सुल्तान उसे देखता रह गया। उफ, कितनी स्मार्ट और फ्रेश होकर आई हो। अक्सा उसे देखते ही लपकते हुए उससे लिपटी थी। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल रही थी। अच्छा, मोमिना ने हंसते हुए कहा। चंद महीनों की बात है और यूं लग रहा है तुम्हें सालों बाद देख रही हूं। अक्सा उससे अलग होकर अब उसे बगौर देख रही थी। स्टाइलिश हो गई हो और फिट भी। जिम करवाते रहे हैं क्या तुम्हें हॉलीवुड वाले? वो उसका बगौर जायजा लेते हुए सताइशी नजरों से उसे देख रही थी। बहुत कुछ करवाते रहे हैं वो, लैंग्वेज क्लासेस, ग्रूमिंग क्लासेस, अरबिक क्लासेस, तुम्हें सबकी तफसील बता दूंगी। मोमिना ने मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ा बैग उसकी तरफ बढ़ाया।
ये क्या है? अक्सर चौंकी। वही सब कुछ जो तुम्हें पसंद है, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, चॉकलेट्स, जूते, बैग और कुछ चीजें दाऊद के लिए भी। वो कहते हुए अपनी कुर्सी खींच कर बैठ गई। ओह माय गॉड, ये सारा बैग हमारे तोहफों से भरा हुआ है। अक्सा ने बेयकीनी से बैग को जैसे तोलते हुए कहा। हाँ, वो मुस्कुराते हुए जैसे उसकी खुशी से महजूज हुई। शुक्रिया नहीं अदा करूंगी तुम्हारा, अक्सा ने बैग अपनी कुर्सी के पास रखते हुए उससे कहा। मैं शुक्रिया सुनना भी नहीं चाहती, मोमिना ने उसे टोका। धूमें मचाई हैं तुमने, दाऊद तो पागल हो गया है। रोज कोई ना कोई चैनल या जर्नलिस्ट उसको फोन करके तुम्हारा नंबर मांग रहा है। अक्सा ने बैठते ही अपने उसी मखसूस अंदाज में बोलना शुरू कर दिया। वो मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखती रही। दाऊद को एक और काम भी तो कहा था मैंने, मोमिना ने उससे कहा। हाँ हाँ मुझे पता है, घर ढूंढने का कहा था ना, किराए का। वो ढूंढ लिया है उसने, तुम एक बार देख लो, फिर शिफ्टिंग करनी है, अक्सा ने जवाबन कहा। 1 हफ्ता है मेरे पास और उसी में शिफ्टिंग करनी है मुझे, फिर दोबारा अमेरिका जाना है। अक्सा उसकी बात पर चौंकी। क्या मतलब? फिल्म तो मुकम्मल हो गई तुम्हारी, ट्रेलर आने वाला है उसका, फिर तुम क्यों जा रही हो दोबारा? 2 और फिल्में साइन कर ली हैं मैंने, उसने बड़े आम से अंदाज में कहा। अक्सा बेयकीनी से उसका चेहरा देखकर रह गई। मतलब हॉलीवुड में? एक हॉलीवुड में, एक बॉलीवुड में। अक्सा जैसे बेख्तियार चीखी थी। ओह माय गॉड, बॉलीवुड मतलब इंडियन फिल्म? सीरियसली? यार शोर मत मचाओ, सब देख रहे हैं। मोमिना ने उसका हाथ पकड़कर उसे एहसास दिलाया कि वो रेस्टोरेंट में थी। एक और खाना ड्यू हो गया तुम्हारी तरफ, और 5 स्टार में। अक्सा उसी जोश और जज्बे से बोलती चली गई। जितने मर्जी खाने खा लो और जहां मर्जी, मोमिना ने मुस्कुराते हुए उससे कहा था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आंटी और अंकल को तो नींद ही नहीं आ रही होगी रातों को, तुमने सारे ख्वाब पूरे कर दिए उनके। अक्सा बेहद रश्क से उसे देख रही थी। उन्होंने मेरे लिए कोई ख्वाब देखा ही नहीं था। उनके सारे ख्वाब जहांगीर के लिए थे, उसके साथ ही खत्म हो गए। मेरे लिए सिर्फ शादी का ख्वाब देखते हैं। मध्यम आवाज में मशरूब के उस ग्लास को अपने सामने रखते हुए उसने कहा था, जो वेटर उन दोनों के सामने रख गया था। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे वो, सब्र आ जाएगा। उन्हें वक्त लगेगा लेकिन सब्र आ जाएगा, अक्सा ने कहा था। हाँ सब्र आ जाएगा, मगर वो भूलेगा नहीं। अक्सा उसकी बात पर चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने बात बदलने की कोशिश की। फैसल कैसा है? शादी का क्या सीन है? मैंने और दाऊद ने मिलकर सारा फंक्शन करना है तुम्हारा। मैंने तो कपड़े भी बनवा लिए हैं अपने। अक्सा एक बार फिर एक्साइटेड हुई। फैसल ने शादी कर ली। मशरूब का घूंट भरते हुए मोमिना ने बड़े आराम से यूं कहा जैसे वो फैसल नाम के इस शख्स को जानती ही ना हो। अक्सा को बेख्तियार अच्छू लगा। क्या मतलब? बड़ा भौंडा मजाक है ये मोमिना। फैसल ने शादी कर ली और तुम यहां बैठी हो? अक्सा उससे बेख्तियार खफा हुई। मैं अमेरिका जाने से पहले रिश्ता खत्म कर गई थी। अक्सा बेयकीनी से उसका चेहरा देखती रही। मोमिना सर झुकाए हुए बैठी थी, मशरूब के ग्लास के स्ट्रॉ को हिलाते हुए। तुमने क्यों खत्म किया ये रिश्ता? अक्सा अब जैसे उस पर खफा हुई थी। वो बहुत कुछ छुड़वाना चाहता था। मेरी एक्टिंग, अब्बा का काम, अम्मा का काम, जैसे डिसैनिटाइज करते हैं ना, वही करके शादी करना चाहता था मुझसे, मुझे पाक और पवित्र करके। इतनी पाक और पवित्र तो मैं हो ही नहीं सकती। वो मुस्कुराते हुए अक्सा को देखते हुए बोली थी, पर उसकी आंखों में अक्सा को नमी झिलमिलाती नजर आई थी। क्या कहूं? अक्सा ने अजीब बेबसी से कहा। कुछ भी नहीं, सब ठीक है अक्सा, और जो ठीक नहीं वो भी हो जाएगा, उसने मुस्कुराते हुए अक्सा से कहा था, अपनी आंखों में झिलमिलाते उन्हीं आंसुओं के बीच। तुम फैसल के लिए थी ही नहीं मोमिना। तुम्हारे नसीब का सितारा ऊंचा है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम पाकिस्तान टीवी और फिल्म के लिए बनी ही नहीं थी। इसीलिए यहां से काम नहीं मिला तुम्हें। अक्सा ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बेहद जज्बाती अंदाज में उसे कहा था। मोमिना हंस पड़ी थी। वो अपनी उस बेलौस दोस्त के लिए
इतना तो कर ही सकती थी। राइटर के बारे में भी कर ही लें कोई फैसला। अख्तर साहब रोज फोन करते हैं। टीना ने मीटिंग के दौरान यकदम मोमिन को जैसे याद दिलाते हुए कहा था। वो और दाऊद मोमिन के तुर्की से वापस आने के बाद पहली बार उससे फिल्म के हवाले से बात करने बैठे थे, जब टीना ने पहली बार स्क्रिप्ट की बात की थी। राइटर की जरूरत नहीं है, मैं खुद लिख रहा हूं इस फिल्म का स्क्रिप्ट, मोमिन ने जवाबन कहा था। और उसके इस जुमले पर टीना और दाऊद को दोनों को जैसे करंट लगा था। जी? दाऊद कहे बगैर नहीं रह सका और उसके इस जी ने मोमिन को जैसे खफा किया था। तुम्हें कोई एतराज है? उसने जवाबन दाऊद से कहा था। नहीं नहीं बॉस, मुझे क्यों एतराज होगा, मैं तो वैसे ही कह रहा था कि आपने पहले कभी। दाऊद बात मुकम्मल नहीं कर सका। उसका फोन एकदम बजने लगा था। उसने फोन उठाकर उसे देखते हुए कहा था, सदफ का फोन है, पता नहीं क्यों बार बार कॉल कर रही है। दाऊद ने एक जर्नलिस्ट का नाम लेते हुए मोमिन से कहा, मेरी फिल्म के बारे में ही कोई आर्टिकल करना चाहती होगी, मुझसे भी बात करवा देना। मोमिन ने बेसाख्ता कहा, चले मैं स्पीकर पर ही ले लेता हूं उसे। दाऊद ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, थैंक गॉड तुमने कॉल रिसीव की, कब से फोन कर रही हो तुम्हें? सदफ ने दाऊद की आवाज सुनते ही कहा, सॉरी बस बिजी था, अभी भी मोमिन भाई के साथ एक मीटिंग में हूं। दाऊद ने जवाबन उससे कहा, अच्छा तो फिर ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा, मुझे मोमिना सुल्तान का कांटेक्ट नंबर चाहिए, इंटरव्यू करना है मैंने। तुम्हारी दोस्त है ना? कल्बे मोमिन के माथे पर बल आए थे और ये बल दाऊद और टीना से पोशीदा नहीं रहे थे। हाँ हाँ वो मैं भेज देता हूं, उसने गड़बड़ाकर मोमिन को देखते हुए सदफ से कहा। इंटरव्यू दे देगी ना वो? सदफ ने उससे पूछा था। पता नहीं, तुम उससे पूछ लो, दाऊद ने गोलमोल अंदाज में कहा। यार करवा दो ना, तुम्हारा रेफरेंस दूं उसे? सदफ ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा था। हाँ दे देना, और वो हमारी फिल्म के बारे में जो आर्टिकल कर रही थी तुम, वो भी तक नहीं छपा? दाऊद ने कहकर फौरन से पहले बात बदली थी। वो छपेगा भी नहीं, मोमिन का दिमाग खराब हो गया है। स्पिरिचुअलिटी पर फिल्म, यानी अब आइटम नंबर पेश करने वाले फिल्म मेकर से हम वाज सुनेंगे? उसे मशवरा दिया किसने था इस सब्जेक्ट पर फिल्म करने का? दाऊद को अगर अंदाजा होता कि वो इस तरह बिना लिहाज बात करेगी तो वो कभी उसे स्पीकर पर ना लेता। मोमिन के चेहरे के बदलते रंगों से वो बुरी तरह खाइफ हुआ था। मोमिन भाई भी बात करना चाह रहे हैं तुमसे, तुम जरा उनसे बात करो। दाऊद ने एक बार फिर सदफ की बात बीच में ही काटकर कल्बे मोमिन के सामने फोन रखने की कोशिश की थी, मगर उससे पहले के मोमिन हेलो हाय करके उससे गुफ्तगू का आगाज करता, सदफ ने बेसाख्ता कहा, नहीं मुझसे मत करवाना कोई भी बात, मुझे इस वक्त मोमिना की जरूरत है, मोमिन की नहीं। टेक्स्ट करना फिर मोमिना सुल्तान का नंबर यार प्लीज, बाय। उसने कहकर फोन बंद कर दिया था और मीटिंग रूम में चंद लम्हे खामोशी रही थी। कल्बे मोमिन को लगा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया था। जिंदगी में पहली बार किसी ने कल्बे मोमिन से बात करने से इनकार करके किसी और से बात करने को तरजीह दी थी और कल्बे मोमिन को जैसे अंगारा कर दिया था। ये वो जर्नलिस्ट थे जो कुछ हफ्ते पहले कॉल्स कर करके उससे बात करने के लिए चंद मिनट मांगते थे और उसके बारे में कोई भी खबर देना अपने लिए एजाज की बात समझते थे। और अब यकदम ही वो कल्बे मोमिन से नहीं, मोमिना सुल्तान से बात करने के ख्वाहिशमंद थे। चंद दिन पहले उसके साथ किया जाने वाला वह सफर मोमिन की याददाश्त में फिर ताजा हो गया था। वो हर बार किसी न किसी हवाले से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। मीटिंग दोबारा शुरू हो गई थी, मगर कल्बे मोमिन का जहन पूरी तरह इंतशार का शिकार था। वो उस दिन जल्द ऑफिस से घर आ गया था और लाउंज में पड़े एक मैगजीन के कवर पर मोमिना सुल्तान की तस्वीर देखकर जैसे किसी ने कल्बे मोमिन के पेट में एक घोंसा और मारा था। उसकी भूख उड़ गई थी। पानी का एक गिलास एक सांस में हलक से उतारते ही उसे यकदम अब्दुल अल्लाह को फोन करने की जरूरत महसूस हुई थी। पहली बार बेल होते ही दूसरी तरफ से अब्दुल अल्लाह ने फोन उठा लिया था। अस्सलाम वालेकुम दादा। कल्बे मोमिन फोन कान से लगाए
अपने बिस्तर पर लेट गया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो कल्ब मोमिन? उन्होंने उससे पूछा था, हर बार की तरह उसी मोहब्बत, उसी नरमी से। बस दादा, फिल्म लेकर बैठा हूं। वो परेशान था और उनसे परेशानी छुपा नहीं सका। क्या हुआ, खैरियत है? अब्दुल अल्लाह फिक्रमंद हुए थे। पहले फिल्म के लिए कहानी नहीं मिल रही थी, अब कहानी मिल गई है तो फिल्म के लिए फाइनेंस नहीं मिल रहा। कोई भी इस फिल्म में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, उसने अब्दुल अल्लाह से कहा था। कल्बे मोमिन की फिल्म है तब भी अब्दुल अल्लाह ने हंसकर कहा था, कोई और मौका होता तो कल्बे मोमिन को गुस्सा आ जाता, मगर इस बार उसे गुस्सा नहीं आया था। आप कर लें तंज, उसने दादा से एक गहरा सांस लेते हुए कहा। तंज नहीं कर रहा हूं मैं, बस याद दहानी करवा रहा हूं तुम्हें इन्हीं सब पर साथी होने का गुमान था ना? अब्दुल अल्लाह ने जवाबन उससे कहा था, जब स्क्रिप्ट पूरा हो जाए तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगा तुम्हें फिल्म के लिए पैसे। उन्होंने मध्यम आवाज में उससे कहा था। आप कहां से देंगे दादा? आपके पास कहां से आएगा इतना पैसा? मोमिन उनकी बात पर हैरान हुआ था। एक फोन नंबर भेजूंगा तुम्हें, वो जो तुम्हारी सालगिरह पर हर साल तुम्हें कैलीग्राफी भेजता हूं, वो भेज देना उस फोन नंबर वाले आदमी को, मसला हल हो जाएगा तुम्हारा। उन्होंने उसी पुरसुकून और मध्यम आवाज में कहा था। कल्बे मोमिन बेख्तियार हंस पड़ा। दादा, ये करोड़ों की बात है, आप क्या समझ रहे हैं? अरबों की बात तो नहीं है ना, अब्दुल अल्लाह ने जवाबन उससे कहा था। कल्बे मोमिन ने गुफ्तगू का मौजू तब्दील कर दिया। वो ये नहीं चाहता था कि वो अपनी जुबान से उन्हें यह बताए कि उनकी खत्ताती के उन नमूनों के लिए कोई चंद लाख भी मुश्किल से देगा, कहां ये कि करोड़ों रुपए। दादा तुर्की में बैठे अपने उस छोटे से कस्बे के घर में शायद एक ऐसी ख्याली दुनिया में जी रहे थे जिनमें उन्हें किसी चीज की सही कदर व कीमत का अंदाजा ही नहीं था, न रुपए की अहमियत का, न खत्ताती की वक़्त का। उनसे बात खत्म करते हुए कल्बे मोमिन सोचे बगैर नहीं रह सका था। कॉल खत्म होने के कुछ देर बाद उसके सेल फोन पर अब्दुल अल्लाह की तरफ से एक फोन नंबर और एक शख्स का नाम भेजा गया था। कल्बे मोमिन उस नाम और नंबर को गायब दिमागी के आलम में देखता रहा। उसके जहन पर उस वक्त बहुत सी चीजें सवार थीं और उनमें उस शख्स से राब्ता करना कहीं भी नहीं था। तुम भी हद करती हो मोमिना, ऐसे देते हैं इंटरव्यू, इस तरह करवाते हैं फैमिली फीचर, वो भी हॉलीवुड में काम करने के बाद। अक्सा उस पर नाराज हो रही थी। वो और मोमिना वो अपार्टमेंट देखने आई हुई थी जो दाऊद ने मोमिना के लिए ढूंढा था और जहां उसे अगले दिन शिफ्ट होना था। और अपार्टमेंट में फिरते हुए अक्सा को वो इंटरव्यू याद आ गया था जो दाऊद के भेजे हुए किसी न्यूज रिपोर्टर को मोमिना ने दिया था। ऐसे नहीं देते इंटरव्यू तो फिर कैसे देते हैं? मोमिना ने बड़ी लापरवाही से उससे कहा था। किसी रेस्टोरेंट में बुलवाती उन्हें या मेरे घर बुलाती जो प्रेजेंटेबल होता। वो किचन की कैबिनेट खोल खोल कर उसे दिखाते हुए साफ कह रही थी। वो अच्छे लोग थे। अक्सर ने उसको बात मुकम्मल नहीं करने दी। तुम समझती हो तुम्हारे साथ खाना खाकर नमक हलाली करेंगे वो? ये खबर नहीं लगाएंगे कि तुम स्लम्स में रहती हो, टूटे हुए किराए के 2 कमरों के घर में जिसके गुसल खाने और बावर्ची खाने की छतें टीन की हैं। वो उसे डांट रही थी। लगा दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता अपने इस तारुफ से, मोमिना ने लापरवाही से कहा था। नंदिता दास बनने की जरूरत नहीं है, फर्क पड़ता है। कितनी मेहनत की है तुमने और हमने भी तुम्हारा करियर बनाने के लिए। वो तो दाऊद के पास लेकर चला गया तुम्हारे इंटरव्यू की फुटेज और दाऊद ने उसे रोक दिया कि इस तरह के घर में तुम्हारी तस्वीरें ना लगाए। दाऊद फोटोग्राफी करवा के दे देगा उसे। अच्छा था तो मान गया, वरना बस कबाड़ा ही कर दिया था तुमने। अब ये जगह प्रेजेंटेबल है, यहां नए सिरे से फोटोशूट करवाऊंगी तुम्हारी, और देखो आंटी अंकल को भी थोड़ा ग्रूम करके फिर मीडिया के सामने लाओ, या फिलहाल सामने लाओ ही मत। अक्सा की बात पर वो खिलखिला कर हंसी। यानी सबसे झूठ बोलूं कि फैमिली अमेरिका में है या दुबई में? अक्सा ने उसके हंसने का बुरा मनाया। तो क्या हुआ, इस इंडस्ट्री में सारे लड़के लड़कियां झूठ बोल रहे हैं, फायदा ही होता है सबको। उसने मोमिना को समझाने की कोशिश की थी। मैं नहीं झूठ बोलना चाहती अपने बैकग्राउंड के बारे में,
मोमिना ने दो टोक अंदाज में कहा। हम सब झूठ बोलते हैं मोमिना, एंटरटेन करते हैं झूठ बोलकर, 100 अंग रचाकर। फिर अगर अपने लिबास का पैबंद छुपा लिया तो क्या बुरा किया। ये जिन लोगों को हम एंटरटेन करते हैं ना, उन्हें भी हमारे झूठ ही पसंद है। उनको भी ग्रूम्ड, पॉलिश्ड इंग्लिश बोलते हुए स्टार्स चाहिए, जिनका हसब नसब उनसे बेहतर हो। ये लीडर और एक्टर्स दोनों को अपने से बेहतर देखना चाहते हैं। उन दोनों में उन्हें अपना आप और अपने हालात नजर आने लगे तो ये ना वोट देंगे उन्हें, ना दाद। अक्सा ने बेहद संजीदगी से उसे लेक्चर दिया था। मोमिना उसे देखकर मुस्कुराती रही। फिर उसने कहा, तुम बहुत अक्लमंद हो गई हो अक्सा। मेरे पास अकल है, तुम्हारे पास अच्छा नसीब। मैं नसीहत करूंगी, तुम राज करना। अक्सा ने जवाबन हंसते हुए कहा था, बकवास मत करो। मेरा नसीब लेना चाहो तो कभी भी मांग लेना, हाथ जोड़कर दे दूंगी। मोमिना ने जवाबन उससे कहा था और अगले कमरे में चली गई थी। तुम्हें पता है, कल्ब मोमिन का दिमाग खराब हो गया। दूसरे कमरे में कदम रखते ही उसके कदमों को जैसे अक्सा की आवाज ने रस्सी डाली थी। उसका दिमाग ठीक कब था, मोमिना कहते हुए सर्द मोहरी से अंदर गई थी। लेकिन तुम्हें क्यों याद आ गया वो अचानक? बस यार, जिंदगी हराम कर दिया उसने। परेशान है बड़ा दाऊद। कल्ब मोमिन कोई फिल्म बनाने बैठ गया है रूहानियत पर, अक्सा ने उसके पीछे आते हुए कहा था। मोमिना ने यकदम पलटकर उसे देखा था। जिस फिल्म के लिए तुम्हारा ऑडिशन लिया था वो वैसी की वैसी ही पड़ी है, और ये दूसरी फिल्म लेकर बैठा हुआ है। सोचो, रूहानियत पर कल्ब मोमिन कुछ बनाएगा तो क्या बनाएगा? अक्सा ने कहा था। बना लेगा, उसे सब कुछ बेचना आता है। इस बार रूहानियत ही सही, मोमिना ने दिलचस्पी लिए बगैर कहा था। तुम्हारे बारे में दाऊद से पूछा है उसने 1-2 बार। मुंह पर जूता पड़ा होगा उसे तुम्हारी कामयाबियां देखकर, अक्सा ने जैसे बड़े फखरी अंदाज में कहा था। कभी मिले कहीं तो उसे बताना जरूर कि उसने किया क्या था तुम्हारे साथ और तुम कहां खड़ी हो, अक्सा ने कहा था। और मोमिना उसे बता नहीं सकी कि वो उसके साथ सफर करके आई थी, और उसे फिर भी यह ख्वाहिश पैदा नहीं हुई थी कि वो उसे अपनी वो कामयाबियां जताती जो खुद उसके लिए फांस बनी हुई थी। कल्ब मोमिन अपनी अगली फिल्म का स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं। फिल्म का मौजू है रूहानियत। नेहा ने अपने सेलफोन पर सोशल मीडिया पर कल्ब मोमिन की अगली फिल्म के हवाले से पोस्ट होने वाली एक खबर को बाआवाज़े बुलंद पढ़ते हुए कहकहा मारकर हंसना शुरू कर दिया। वो अपने पेट पर हाथ रखे हंसते हुए लोट पोट हो रही थी। उफ, जोक ऑफ द ईयर, कल्ब मोमिन और रूहानियत, रूहानियत और कल्ब मोमिन। वो एक बार फिर कहकहा मारकर हंसने लगी। कुछ फासले पर बैठा जूफी अपने सेलफोन पर कुछ देखते हुए नेहा के जुमलों और हालत से जैसे उस वक्त बिल्कुल गाफिल नजर आ रहा था। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बता रही हूं? नेहा को यकदम उसकी अदम तवज्जी का एहसास हुआ। हां, तुम कल्ब मोमिन की फिल्म की बात कर रही हो। जूफी ने उसकी तरफ मतवज्जा हुए बगैर जल्दी से कहा, तुम क्या देख रहे हो? नेहा को उसके फोन में इस कदर इन्हिमाक पर कुरिया हुई। मोमिना सुल्तान का नाम सुना है? जूफी ने यकदम बड़े एक्साइटेड से अंदाज में उससे कहा। यह कौन है? नेहा उलझी। यार, वो हेक्टर क्लिफ की फिल्म में आ रही है, हमारी एक एक्ट्रेस है। फिल्म का ट्रेलर आउट हुआ है, रेव रिव्यूज मिल रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को रिलीज से पहले ही। अभी 2 और फिल्में साइन की हैं उसने। वो एक ही सांस में कहता चला गया था और नेहा को बुरा लगा। तुमने तो पूरा बायोडाटा रटा हुआ है उसका। दोस्ती है उससे क्या? उसने जूफी पर तंज किया था। नहीं यार, मैं तो जानता तक नहीं हूं। सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है उसकी, मगर तुम्हें कल्ब मोमिन को फॉलो करने से फुर्सत मिले तो तुम कुछ और देखो। उसने जवाबन उसी तरह नेहा को जवाब दिया था। पता नहीं लोगों को किस तरह हॉलीवुड और बॉलीवुड में चांस मिल जाते हैं। यहां तो यह हाल है कि हमें पाकिस्तान में काम नहीं मिल रहा। जूफी अजीब हासिदाना अंदाज में बोला था। कॉन्टैक्ट्स होते हैं ऐसी लड़कियों के, वही इस्तेमाल करके चांस मिलता है, नहीं टैलेंट पर नहीं। पता नहीं क्या क्या करती हैं ये हॉलीवुड और बॉलीवुड में पहुंचने के लिए। लेकिन तुम परेशान क्यों होते हो डार्लिंग, तुम्हारा वक्त भी आएगा। नेहा कहते हुए उसके पास से उठ गई थी और जूफी ने मोमिना सुल्तान के फेसबुक प्रोफाइल पर एड रिक्वेस्ट भेज दी थी।
सारी यादें इस घर में थीं, इस घर के साथ ही चली जाएंगी। सुरैया ने बेहद उदासी से घर की दीवारों पर नजर डालते हुए मोमिना से कहा था। वो उस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे थे जो अक्सा और दाऊद ने उनके लिए किराए पर लिया था। एक पोर्श इलाके में एक बहुत आरामदेह, तमाम सहूलियात से मुज़य्यन अपार्टमेंट। उनका सामान पैक हो रहा था और मोमिना सुल्तान और सुरैया के साथ चीजों को समेटते हुए उस कंपनी के लोगों को हिदायत दे रही थी जो शिफ्टिंग के लिए उनका सामान बर्क रफ्तारी और मुस्तैदी से पैक कर रहे थे। सामान था ही क्या उनके पास जो समेटने में वक्त लगता। नया अपार्टमेंट पहले ही फर्निश था। सुरैया फिर भी हर उस चीज को साथ ले जाने पर तुली हुई थी जो उसे माजी की किसी भी शय की याद दिलाती। नए घर में नई यादें बनेंगी अम्मा, मोमिना ने उसे साथ लगाते हुए बच्चों की तरह थपका था। नई यादों में जहांगीर थोड़ी होगा, सुरैया ने जैसे आह भरते हुए कहा था। वो बहुत अच्छा घर है अम्मा, मोमिना ने जैसे बात बदलने की कोशिश की थी। होगा, मगर आदत हो गई है इस पुराने सीलनज़दा घर की। सुरैया उदास थी। मोमिना उसकी उदासी की वजह समझ सकती थी। मेरे बस में होता तो कभी यहां से ना जाते अम्मा, मगर किराए का घर है ये, मोमिना ने जैसे उन्हें याद दिलाया था। वो तो दुनिया का हर घर है, छोड़कर तो हर घर जाना पड़ता है चाहे अपना भी हो। सुरैया बड़बड़ाती हुई अपना एक बैग उठाते हुए बाहर निकल गई थी। मोमिना मां को बाहर जाते देखकर सुल्तान की तरफ मुतवज्जा हुई जो जमीन पर अखबारें बिछाए जहांगीर की ट्रॉफियां, कप और अवार्ड्स उनमें एहतियात से रखकर लपेट रहा था। उसने कंपनी के उन लोगों को जहांगीर की किसी भी चीज को हाथ लगाने नहीं दिया था जो बाकी का सामान समेटते हुए बाहर मौजूद गाड़ी में रख रहे थे। अब्बा, सामान पैक हो गया या मैं मदद करवाऊं? मोमिना ने सुल्तान के पास बैठते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं खुद करूंगा सब कुछ। जहांगीर के अवार्ड्स को जरा भी कुछ हो जाता था तो बड़ा गुस्सा करता था वो, याद है ना कैसे लड़ पड़ता था, सुल्तान ने उससे कहा था। मोमिना कुछ कहे बगैर खड़ी सुल्तान को वो सारी चीजें समेटते देखती रही थी। उस घर के साथ ही जैसे जहांगीर से जुड़ी हुई बहुत सी यादें भी वहीं रह जानी थी। वहां कई साल गुजारे थे उन्होंने, कुछ अच्छे, बाकी सारे बुरे। वहां उन्होंने भूख भी काटी थी, बीमारी भी, मगर वो घर उनकी छत रहा था इतने साल। उनकी जिंदगी की भूख और गुर्बत अब कट गई थी। वो सब कुछ बहुत पीछे रह गया था और नया घर मोमिना सुल्तान की जिंदगी में क्या नया लेकर आने वाला था ये खुद भी नहीं जानती थी। दरवाजे को ताला लगाकर सुल्तान ने चाबी दरवाजे पर खड़े झूमर को देते हुए बड़ी उदासी से कहा था, अजरा बाजी को याद से पहुंचा देना चाबी। झूमर ने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछते हुए अपनी नाक सुड़कते हुए से कहा, फिक्र ना करो सुल्तान भाई, तुम्हारा नए घर एड्रेस दिया है तुम्हें। सुल्तान ने उससे गले मिलते हुए भराई हुई आवाज में कहा, बड़ा याद आओगे सुल्तान भाई, अब झूमर किससे मेकअप कराएगी मुफ्त में? उसने हिचकियों से रोते हुए सुल्तान से गले मिलते हुए कहा था। सुल्तान खुद भी रोने लगा था और सुरैया भी। बस मोमिना थी जो बड़े मुस्तहकम अंदाज में वहां मोहल्ले की औरतों से गले मिल रही थी और फिर झूमर भी वैसे ही उससे गले मिला था। मोमिना बाजी, हमें भूल न जाना, झूमर ने उसके साथ लिपटते हुए उसी तरह आहोजारी करते हुए कहा था। आती जाती रहना पुराने मोहल्ले में, छोटे लोग हैं हम पर तुमसे प्यार करते हैं। झूमर ने दुपट्टे से रगड़ रगड़ कर अपनी आंखों का काजल और मस्कारा अपनी आंखों के गिर्द फैला लिया था। उसकी बात सुनते हुए मोमिना उससे कह नहीं सकी कि उसने जिंदगी में बस एक चीज नहीं सीखी, भूलना, खासतौर पर एहसानों को। और उस मोहल्ले के लोगों से लिए हुए छोटे बड़े कर्जों से उसने जहांगीर की जिंदगी के दिन खरीद कर अपने माँ बाप को दिए थे। वो बहुत पहले मर जाता अगर वहां रहने वाले उन्हें अपना पेट काट काट कर बचाई जाने वाली जमा पूंजी में से वक्तन फवक्तन मांगे जाने पर वो कर्ज न देते रहते। मोमिना सुल्तान ने उस मोहल्ले के टूटे फूटे घरों में बहुत सारे बड़े लोग देखे थे और बहुत सारे आलीशान घरों में बहुत सारे छोटे लोग। आती जाती रहूंगी झूमर, न इस मोहल्ले को अपने तारुफ में कभी छुपाऊंगी, न तुम लोगों से अपने ताल्लुक को। जगह बदल रही हूं, ताल्लुक नहीं, उसने झूमर को थपकते हुए कहा था और वो एक बार फिर रोते हुए उससे लिपट गया था। सुरैया और सुल्तान उस नए 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में उसके साथ फिर रहे थे
और मोमिना उन्हें उस अपार्टमेंट की एक एक जगह दिखा रही थी। वो दोनों पिछला घर छोड़ने पर उदास थे, लेकिन उस अपार्टमेंट को चल फिर कर देखते हुए वो अजीब अंदाज में मुतासर हो रहे थे। उन्होंने जिंदगी में कभी दोबारा किसी अच्छे घर में जाकर रहने का तसव्वुर भी नहीं किया था। उनको लगता था गुर्बत की दलदल जहांगीर की बीमारी के साथ ही उन्हें खा जाएगी। ये बहुत बड़ा है, सुरैया ने बिलाकर कमरा कमरा फिरने के बाद कहा था। हाँ अम्मा, बहुत बड़ा है, मोमिना ने जवाबन उससे कहा था। कितनी खिड़कियां हैं? सुरैया का सवाल मोमिना को बेहद अजीब लगा था। वो ब्लाउंज की खिड़की को खोलने की कोशिश कर रही थी। बहुत सारी खिड़कियां हैं अम्मा, हवा भी आएगी और रोशनी भी, उसने वो खिड़की खोलने में सुरैया की मदद करते हुए कहा था। और धूप? सुरैया ने खुली खिड़की से आती हवा के सामने खड़े होकर उससे पूछा। वो एक लम्हे के लिए लाजवाब हुई। उस टेरेस में बैठेंगी तो धूप भी आएगी, फिर इतनी गर्मी में धूप को क्यों ढूंढ रही हैं आप? मोमिना ने सुरैया से कहा था। आदत हो गई है, सुरैया कहते हुए वहां से उस दीवार की तरफ चली गई थी जिसे सुल्तान देख रहा था। कितनी खामोशी है यहां, कोई आवाज नहीं आती, परिंदों की भी। मोमिना उनकी तरफ आई थी और उसने सुरैया को सुल्तान से कहते हुए सुना था। सुल्तान ने सुरैया की बात का जवाब देने के बजाय मुड़कर मोमिना से कहा था, जहांगीर की तस्वीरें किस दीवार पर लगाऊं? किसी भी दीवार पर लगा दें अब्बा, आपका घर है, उसने जवाबन कहा था। वहां पड़े एक सोफे पर बैठते हुए वो सुरैया और सुल्तान को उस नए घर की दीवार पर जहांगीर की तस्वीरों के लिए कील ठोंकते देखती रही। मोमिन भाई, सोफिया दुरानी कह रही है कि वो वार्डरोब नहीं कर सकेगी इस फिल्म की, उसे मिलान के किसी फैशन शो में हिस्सा लेना है। अलबत्ता वो कह रही है कि अगर आपकी फिल्म सनम पहले सेट पर जाती है तो किसी न किसी तरह वक्त निकाल लेगी उसकी वार्डरोब के लिए। दाऊद ने कल्बे मोमिन को ऑफिस आते ही उस दिन की पहली खबर दी थी। ये अब रूटीन की बात हो गई थी, किसी न किसी का रोज कल्बे मोमिन के उस प्रोजेक्ट से अलहदगी की खबर। उसके बावजूद कल्बे मोमिन को जैसे एक धचका लगता था, वो आज भी लगा था। सनम के लिए मेरी तरफ से माजरत कर लेना उससे। वो अगर ये फिल्म नहीं कर सकती तो उसे सनम करने की भी जरूरत नहीं है। वो ना चाहते हुए भी तल्ख हुआ था। और इससे पहले कि दाऊद कुछ कहता, दरवाजा खोलकर शैली अंदर आई थी। हाय जान, शैली ने अपने मखसूस फिदा हो जाने वाले अंदाज में अंदर आते हुए कहा और साथ आंखें झपकाई। हेलो, मोमिन ने जवाबन मुस्कुराने की कोशिश की। वो शैली के सामने एक खबर देकर उसे डराना नहीं चाहता था। कॉफी भेजो अच्छी से, शैली ने अंदर आते ही बाहर जाते हुए दाऊद से कहा। उसने जवाबन मुस्कुराते हुए उससे कहा, कुछ और मेरा एडवांस का चेक खर्च हो गया, अब अगला कोई चेक मिल जाए तो। उसने साथ ही अपना अगला मुतालबा पेश किया। वो तो बॉस से बात करें आप, मैं कॉफी ही भेजता हूं। दाऊद फौरन मोहतात होकर बाहर गया था। हाँ, बॉस से क्या बात करें तुम्हारे, बॉस के सामने तो बात ही नहीं होती शैली से। शैली ने दाऊद के बाहर निकलते ही बड़े आशिकाना अंदाज में टेबल पर दोनों कोहनियां टिकाते हुए मोमिन से आह भरते हुए कहा, तुम कहां थे? मैं तो पागलों की तरह मिस कर रही थी तुम्हें। हाँ यार, तुर्की में था, वही फिल्म की रैकी। मोमिन ने गोलमोल अंदाज में बात की। वो तो दाऊद ने बताया था मुझे। हो गई खत्म रैकी? शैली ने कुरेदा। हाँ, लोकेशन वाइज तो हो गया सारा काम। वाओ, अमेजिंग। और स्क्रिप्ट भी हो गया मुकम्मल। शैली ने एक्साइटमेंट दिखाई। नहीं, लेकिन हो रहा है, मोमिन ने फिर गोलमोल अंदाज में कहा। अच्छा, कौन लिख रहा है? शैली ने फिर कुरेदा। वह शायद ये सारी मालूमात ही लेने आई थी। मैं। शैली को मोमिन के जवाब पर जैसे करंट लगा था। तुम? हाँ, अच्छा, स्क्रीन प्ले कर रहे होगे? नहीं, स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों, मोमिन ने जवाबन कहा। शैली को कुछ देर समझ नहीं आई कि वो झूठी खुशी का इजहार करे या फिर साफ गोही का मुजाहिरा करे। वाओ, ग्रेट, आई एम सो एक्साइटेड। उसने बिलाखिर झूठी खुशी का इजहार करने में ही बेहतरी समझी थी। फिर तो सुपर ग्लैमरस रोल होगा मेरा, है ना डार्लिंग? उसने कल्बे मोमिन को मक्खन लगाने की कोशिश की। पावरफुल है तुम्हारा रोल,
मोमिन को समझ नहीं आई वो शैली को उसके रोल की वजाहत कैसे देता। पावरफुल तो चलो ठीक है, मगर ग्लैमरस है कि नहीं? शैली को एकदम फिक्र लायक हुई। तुम खुद पढ़कर देख लेना। मोमिन ने बात बदलने की कोशिश की। कितनी हीरोइंस हैं इसमें? शैली को एक और परेशानी हुई। सिर्फ एक। मोमिन के जवाब पर शैली का चेहरा चमकने लगा। थैंक गॉड, पहली बार किसी फिल्म में सिर्फ एक हीरोइन रखी है तुमने, वरना तुम तो जुम्मा बाजार लगा देते थे औरतों का फिल्मों में। कब मुकम्मल होगा स्क्रिप्ट? शैली मिनटों में जज्बाती और बेताब नजर आने लगी थी। बस चंद हफ्ते और चाहिए मुझे, मोमिन ने जवाबन कहा। फैंटास्टिक। अरे वो मोमिना सुल्तान की फिल्म का ट्रेलर देखा है तुमने? शैली को एकदम कुछ याद आया और कल्बे मोमिन के चेहरे पर जैसे बेख्तियार एक साया लहराया। कौन मोमिना सुल्तान और कौन सा ट्रेलर? उसने मुकम्मल तौर पर अनजान बनने की कोशिश की। अरे तुम डायरेक्टर होकर मोमिना सुल्तान को नहीं जानते? हेक्टर क्लिफ की आने वाली फिल्म में है वो, पाकिस्तानी एक्ट्रेस। एक सीन में आई है वो, और उफ क्या परफॉर्मेंस दी है उसने। ट्रेलर में जो उसका सीन है ना, सीधा दिल पर हाथ पड़ता है उसे देखकर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसका ट्रेलर और धूमें मची हुई हैं, और तुम कह रहे हो तुम उसे नहीं जानते? वैसे दाऊद की दोस्त भी है वो। शैली ने रोके बगैर उसे तफसीलात बताना शुरू कर दी। मैंने रिजेक्ट कर दिया था उसे ऑडिशन में। मोमिन ये इंकिशाफ करते हुए एक लम्हे के लिए भूल गया था कि उसने चंद लम्हे पहले मोमिना सुल्तान को जानने से इनकार किया था। शैली ने चौंक कर उसे देखा। ओ अच्छा, जाहिर है वो फैक्टर तो है ही नहीं जो तुम्हें चाहिए होती है एक्ट्रेसेस में, और इतनी हॉट भी नहीं, पर्सनालिटी भी कुछ खास नहीं। शैली ने 1 मिनट लगाया था थाली का बैंगन बनने में। लेकिन लकी है फिर भी यार, विद्या बालन की जगह कास्ट हुई है वो हॉलीवुड की इस फिल्म में। वो बात के इख्तिताम पर एक बार फिर पटड़ी से उतरी थी और इस बार मोमिन का पारा हाई हो गया था। अपनी फिल्म की बात करें, उसने कुछ सर्द मोहरी से शैली से कहा। हाँ, मैं तो वही डिस्कस करने आई हूं। शैली झट से सीधा होकर बैठ गई थी। वो 2 घंटे उसके साथ फिल्म से ज्यादा अपनी वार्डरोब डिस्कस करने बैठी रही थी, और जब बिलाखिर वो जाने के लिए उठी थी तो मोमिन उसे दरवाजे तक छोड़ने गया था। इससे पहले कि वो वापस अपने कमरे में आता, दरवाजा बंद होते हुए भी उसने बाहर रिसेप्शन पर शैली और दाऊद के दरमियान होने वाली बातचीत सुन ली थी। मोमिना की हॉलीवुड के ऑडिशन करवाते हुए तुम्हें शैली की क्यों याद नहीं आई दाऊद? शैली ने बड़ी खफगी से दाऊद से गिला किया था, जिसने जवाबन हंसते हुए कहा था, अब मुझे क्या पता था तुम हॉलीवुड में भी इंटरेस्टेड होगी, वरना करवा देता मैं, मेरा क्या जाता था। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन इंटरेस्टेड नहीं होगा हॉलीवुड में? उसने शैली को जवाबन कहते सुना था। मोमिना को तो मोमिन भाई ने ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए बस हमदर्दी में मैंने हॉलीवुड वाली जगह पर उसका ऑडिशन करवा दिया। वो लकी निकली कि उसको फिल्म मिल गई। आपके पास तो बैठे बिठाए मोमिन भाई की एक के बाद एक फिल्में आ रही हैं, दाऊद ने उससे कहा था, और शैली के जवाब में मोमिन को सीख पा कर दिया था। हाँ, काश मोमिन मुझे रिजेक्ट कर देता इस ऑडिशन में और तुम मेरी हमदर्दी में मेरा ऑडिशन हॉलीवुड के लिए करवा देते, तो आज मैं ग्लोबल स्टार होती। कहां मोमिन की फिल्म, कहां मोमिना की फिल्म, कोई मुकाबला ही नहीं है दोनों में। वो कहते हुए अब शायद चली गई थी, क्योंकि उसके बाद उसकी आवाज नहीं आई थी, मगर वो अपनी बातों से कल्बे मोमिन को तपा गई थी। मोमिना सुल्तान के नाम की गूंज बाजगश्त की तरह यकदम हर तरफ से कल्बे मोमिन को परेशान करने लगी थी। वहां खड़े उसने दिल से उसकी पहली ही फिल्म के फ्लॉप होने की दुआ की थी। कल्बे मोमिन से निकली हुई दुआ कैसे कबूल ना होती। अब्बा, आप सोए नहीं अभी तक? मोमिना ने रात के पिछले पहर सुल्तान को एक पुराने बैग के साथ लाउंज में बैठे देखा था। वो खुद भी नींद ना आने पर अपने बेडरूम से उठकर बाहर लाउंज में आई थी, और तभी उसे सुल्तान वो बैग खोले वहां बैठा नजर आया था। तुमसे एक काम है मोमिना, सुल्तान ने जवाबन उससे कहा था। हाँ हाँ बताएं अब्बा। कुछ पैसे चाहिए क्या? मोमिना उसके पास आकर सोफे पर बैठ गई थी। नहीं, तुम अमेरिका जा रही हो तो क्या कुछ दिन के लिए तुर्की नहीं जा सकती? सुल्तान ने उससे कहा था। तुर्की? वहां किस लिए? वो हैरान हुई थी। हुस्न जहां का बेटा ढूंढना है मुझे, उसकी एक अमानत है मेरे पास।
सुल्तान ने मध्यम आवाज में कहा था। वो तुर्की में है? मोमिना ने उससे पूछा था। हां, अपने दादा के पास रहता है। उसने जहां ने शादी की थी एक खत्तात से वहां। और सुल्तान ने बात अधूरी छोड़ दी, फिर चंद लम्हे बाद कहा, तुम उसके बेटे को ढूंढो। आपके पास उसका पता है? मोमिना ने बाप से कहा। नहीं, पता नहीं है मेरे पास, सिर्फ शहर का पता है। अब्बा, सिर्फ शहर के पते पर तो किसी को नहीं ढूंढा जा सकता, मोमिना ने बाप से कहा था। उसका बाप और दादा दोनों खत्तात थे। दादा तो बहुत बड़ा खत्तात था। हो सकता है हुस्न जहां का बेटा भी खत्तात बन गया हो, कोई बड़ा मशहूर खत्तात। हुस्न जहां यही तो बताना चाहती थी उसे। वो बात करते करते माजी में झांकने लगा था। क्या नाम था उसके दादा का? मोमिना ने पूछा। नाम भूल गया हूं, मगर लिखा हुआ है खतों में, कहीं ढूंढ कर बताऊंगा तुम्हें, सुल्तान ने कहा। खत? मोमिना उलझी। वो तुर्की से खत लिखा करती थी मुझे, जब इंडस्ट्री छोड़कर चली गई थी तो। सुल्तान बड़बड़ाया था। क्या नाम था उसने जहां के बेटे का? मोमिना ने पूछा। कल्बे मोमिन। मोमिना बेख्तियार चौंकी। कल्बे मोमिन? सुल्तान ने कुछ हैरान होकर उसे देखा। तुम जानती हो उसे क्या? जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको नहीं जानती, किसी और को जानती हूं। मुझे अमेरिका से वापस आने दें, फिर ढूंढती हूं उसे। आप कल्बे मोमिन के दादा का नाम ढूंढे, उसके बगैर किसी को तलाश नहीं किया जा सकता, मोमिना ने उससे कहा था। अमानत संभालते संभालते थक गया हूं मैं। सोचता हूं अभी उसे पहुंचा दूं। कब तक यूं संभाले रखूंगा? सुल्तान बड़बड़ाता रहा था। मोमिना ने उससे यह नहीं पूछा था कि वह हुस्न जहां के बेटे के लिए कौन सी अमानत लिए बैठा है। उसे बस एहसास हुआ था तो सिर्फ ये कि बाप ने उसका नाम भी हुस्न जहां के बेटे के नाम जैसा रखा था। वो कल्बे मोमिन था, वो मोमिना सुल्तान। वो खत्तात का बेटा था, खत्तातों के पास पला था। सिर्फ नाम ही नहीं, कल्ब भी मोमिन जैसा ही रखता होगा। और वो मोमिना सुल्तान थी। न उसके बाप की दुनिया पर हुकूमत थी, न मोमिना को अगली दुनिया में मोमिना का दर्जा मिलना था। वो अजीब से एहसासात के साथ सुल्तान के पास से उठी थी। एक बहुत बड़े कैनवस पर एक बूढ़ा हाथ कुरान पाक की एक आयत लिख रहा था, और पूरी फिजा में वही आयत किसी बहुत खूबसूरत आवाज में गूंज रही थी। आसमान से आने वाली रोशनी उस कैनवस पर आयत को लिखते हुए उस बूढ़े झुर्रियों ज़दा हाथ को बुक्काए नूर बनाए हुए थी। और उसी कैनवस के पार एक मैदान नुमा सपाट जगह पर एक वजूद सफेद लिबास में मलबूस रक्स करने में मसरूफ था। फिरकी की तरह घूमता वो वजूद एक मर्द के वजूद से एक औरत के वजूद में तब्दील हुआ था और फिर एकदम शोला बनकर जल बुझा था। कल्बे मोमिन बेख्तियार नींद में उठकर एक झटके से बैठा था। उसका वजूद पसीने से भीगा हुआ था और वो गहरी सांसें ले रहा था। उसने बेड साइड टेबल लैंप ऑन कर दिया था और जैसे अपने कमरे को पहचानने की कोशिश की, और कमरे में रोशनी होते ही जो पहली चीज उसकी आंखों के सामने चमकी थी वो आयत थी जो उस कैनवस पर थी। फला तगर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। वो मफहूम न समझने के बावजूद उस आयत को दोहरा सकता था। वो उसके जहन से चिपक गई थी। बिस्तर से उठकर वो चप्पल पहने बगैर जाकर कमरे के वस्त में खड़ा हो गया था। वो बूढ़ा हाथ अब्दुल अला का था। वो बिलाखिर पहचान गया था उस नाचते हुए मर्द का वजूद ताहा का था, और वो वजूद जिस नस्वानी वजूद में ढला था वो उसकी अपनी मां हुस्न जहां का वजूद था। आज कैनवस पर पहली बार उसने अल्लाह नूरुस समावात की बजाय एक और आयत देखी थी जिसके मफहूम से वो नाआशना था। उसका सर यकदम दर्द से फटने लगा था और उसे महसूस हुआ था जैसे उसका अपना वजूद भी बिल्कुल उसी तरह एक दायरे की शक्ल में घूमने लगा था। वो उस ख्वाब से अब हमेशा के लिए छुटकारा चाहता था। यह ख्वाब उसको बहुत दूर, बहुत पीछे ले जाता था। स्टडी टेबल पर बैठकर दुखते सर के साथ भी उसने कलम उठाकर कागज पर उस कहानी को लिखना शुरू कर दिया था जिस पर वो इतने हफ्तों से काम कर रहा था। अलिफ की कहानी पर, उसकी दास्तान पर।
मास्टर इब्राहिम के घर के बरामदे में फर्श पर बैठे सामने पड़े लकड़ी के उस बोर्ड पर रखे कागज पर कुरान पाक की उन आयात को हाथ से लिखते हुए इतने महीनों में पहली बार सुकून वही की तरह मोमिना सुल्तान के वजूद पर उतरा था। दिल जैसे सही जगह आकर कुछ देर के लिए ठहर गया था और दुनिया की भंवर जैसी गर्दिश में से मोमिना सुल्तान जैसे निकल आई थी। वहां खामोशी थी, कबूतरों के दाना चुगते हुए गुटरगू की आवाजें और कुरान पाक की वो आयात जिन्हें वो सर झुकाए बेहद इंहिमाक से लिखने में मसरूफ थी। सुकून के इस जन्नत में वो भूले भटके आ गई थी। उसके बराबर में एक और लड़की भी इसी तरह बेहद खामोशी से बैठे अपना काम कर रही थी और फिर काम करते करते जैसे उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था और अपनी चीजें समेटते हुए उसने मोमिना सुल्तान को खुदा हाफिज कहते हुए एकदम कहा, मैं सोच रही थी मैंने आपको कहां देखा है और अब अचानक याद आया है आप तो मोमिना सुल्तान है, हेक्टर क्लिफ की फिल्म में काम कर रही है ना? उस लड़की ने बेहद इश्तियाक से पूछा था और मोमिना का दिल चाहा वो इनकार में सर हिलाते हुए कहे, नहीं, वो नहीं है जो वो पहचान कर पूछ रही है। सुकून की इस जन्नत में वो नामवरी जैसे सांप की तरह डसी थी उसे। कुछ भी कहे बगैर उसने सरस बात में हिला दिया। उस लड़की ने अपनी हैरत और खुशी का इजहार करते हुए कागज का एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया था। वो उसका ऑटोग्राफ चाहती थी। कागज के उस खाली टुकड़े पर उस रोशनाई से अपने दस्तखत करते हुए मोमिना को अजीब सी निदामत महसूस हुई। जिस रोशनाई से वो कुरान पाक के अल्फाज लिख रही थी, दुनिया उसे आखिरत से वापस खींच लाई थी। वो लड़की चंद मिनट उससे बातचीत करने के बाद वहां से चली गई थी और उसके दरवाजे से बाहर निकलते ही मास्टर इब्राहिम अंदर दाखिल हुए थे और मोमिना को वहां देखकर वो बेख्तियार खुश हुए थे। अरे मोमिना, तुम कैसे और कब आई? वो सहन पार करके अब बरामदे में दाखिल हो रहे थे। उन्होंने सलाम करने के बाद उससे कहा था, बस मास्टर साहब थोड़ी देर हो गई। उसने सलाम का जवाब देते हुए उनसे कहा, मैं अपनी बीवी की कब्र पर गया हुआ था, आज शादी की सालगिरह थी हमारी। मास्टर इब्राहिम ने अपनी जगह पर बैठते हुए उससे कहा था, शादी की सालगिरह, बरसी, उनकी सालगिरह सब आज भी इसी तरह मनाते हैं आप बड़े नेक इंसान हैं मास्टर साहब, वरना दुनिया से जाने के बाद कौन याद रखता है किसी को। और इतने सालों के बाद मोमिना को अजीब रश्क आया था मास्टर इब्राहिम की बीवी पर। वो सालों से उनकी ये रूटीन देखती आई थी। नेक तो मेरी बीवी थी, मैं तो गुनाहगार था, अब तो गुनाहगार ही हूं। मगर तुम बताओ, अमेरिका में ठीक रहा सब कुछ? हाँ, फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई, ब्रॉडवे पर एक प्ले करके आई हूं, एक दो और फिल्म्स भी साइन कराई हूं, एक ब्रांड की एंडोर्समेंट मिल गई है, काम खत्म होने से पहले अगला काम मिल रहा है। हाँ, रिस्क खत्म होने से पहले अगला रिस्क, उसने गहरा सांस लेते हुए कहा। वो बेख्तियार मुस्कुराए। माशाल्लाह मोमिना, माशाल्लाह। पर दिल मास्टर साहब, दिल वैसे का वैसा है। उदास? मास्टर इब्राहिम ने पूछा था। नाशुक्रा, कमजर्व, किसी चीज से खुश नहीं होता, किसी चीज में लगता ही नहीं। मोमिना ने अजीब बेबसी से कहा था, बड़ी नेमत है दिल का दुनिया में ना लगना। मोमिना का दिल है, ऐसे ही रहना है इसने, मास्टर इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा था। मोमिना ही का तो दिल नहीं है ये, उसने गहरा सांस भरते हुए कहा था। इस कुरान पाक का बस एक सफा रह गया था, वो मुकम्मल कर दिया आज। उसने मास्टर इब्राहिम से कहा था, अब नहीं आओगी? वो जैसे जानते थे वो आगे क्या कहना चाहती थी। आना चाहती हूं मास्टर साहब, मगर पैरों में सफर का भंवर लिपट गया है। फिर अमेरिका जा रही हूं, वहां से इंडिया, पता नहीं कब आऊं दोबारा, आ भी पाऊं या नहीं। उसने जैसे मास्टर इब्राहिम से अपनी बेबसी बांटी थी। अल्लाह ले आएगा तुम्हें दोबारा यहां जब भी लाना होगा, उसने। उनके लहजे में अजीब इत्मीनान था। फैसल से मंगने के बारे में बताया था तुमने? उन्हें एकदम फैसल याद आया था। मैंने खत्म कर दी। मोमिना ने अपनी चीजें समेटते हुए मध्यम आवाज में कहा। क्यों मोमिना? वो बेसाख्ता बोले। पता नहीं क्यों मास्टर साहब, शायद हलाल अब मेरे नसीब में ही नहीं है। किसी मर्द के घर की इज्जत बनकर उसका रिस्क खाना मेरे हाथों की लकीरों में नहीं लिखा। मैं अपने मां बाप का बेटा हूं, बेटी नहीं बन सकती। वो कहती गई थी। मुझे बड़ा दुख हुआ, मास्टर इब्राहिम ने कहा था। मुझे भी हुआ था, वो मुस्कुराई थी। आपने पिछली बार कहा था मुझे अजर मिलेगा। फैसल अजर था मेरा, लेकिन मैंने खुद उसे अपने हाथों से गवा दिया।
उसकी आवाज में रंज था, पछतावा नहीं। नहीं, वो अजर नहीं था बेटा। अजर होता तो जरूर मिलता। अजर खोने और गंवाने वाली शय है ही नहीं। जो खो जाए वो फिर अजर नहीं, अजर से पहले की आजमाइश है। वो उससे कहते गए थे। मोमिना चुपचाप सुनती चली गई। वो जिस दुनिया में अब रहती थी वहां कोई ऐसी बातें नहीं करता था अजर और सवाब की। वहां सब नफा और नुकसान की बातें करते थे। आप जब ऐसी बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई मेरे जख्मों पर मरहम के ठंडे फाहे रख रहा है। सारी दुनिया आपकी तरह क्यों नहीं हो जाती मास्टर साहब? मोमिना ने मुस्कुराते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह उनसे सवाल किया था। वो हंस पड़े थे। कुछ भी कहे बगैर उन्होंने लकड़ी के उस बॉक्स में से गिलाफ में लिपटा हुआ एक कुरान पाक निकाला था जो उनके सामने पड़ा हुआ था। ये लो। उन्होंने वो मोमिना की तरफ बढ़ा दिया था। ये क्या है? मोमिना ने कुछ हैरान होते हुए वो कुरान पाक थामा। ये अब्दुल अला साहब के हाथ से लिखा हुआ कुरान पाक का नुस्खा है, तुम रख लो। वो उनकी बात पर दंग रह गई थी। मुझे क्यों दे रहे हैं आप ये? उसने मास्टर इब्राहिम से कुछ बेचैन होकर पूछा था। जब मैं शोहरत और कामयाबी की चकाचौंध में रास्ते भूल रहा था तो ये मुझे यहां ले आया था। अब तुम उस रास्ते पर जाने वाली हो तो तुम्हें भी ये रास्ता दिखाएगा, उन्होंने कहा था। मोमिना उनका चेहरा देखकर रह गई। वो चेहरा उन चेहरों में से एक था जिन्हें वो कभी भुला नहीं सकती थी। फैज पहुंचाने वाला चेहरा। आप दुआ करें मास्टर साहब, मैं रास्ता ना भूलूं, न भटकूं। उसने मास्टर इब्राहिम से कहते हुए कुरान पाक को आंखों से लगाया था। वो अब्दुल अला के काम, नाम और मास्टर इब्राहिम से उनके ताल्लुक के बारे में सालों से जानती थी, मगर वो इस तरह उनकी खत्ताती की किसी चीज को उसे दे देंगे उसके ये वहमो गुमान में भी नहीं था। अल्लाह तुम्हें मंजिल पर पहुंचाए। मास्टर इब्राहिम ने उसकी बात के जवाब में उसे अजीब दुआ दी थी। वो दिन मास्टर इब्राहिम से मिलने के बाद अगले दिन अमेरिका चली गई थी। उसे अब अगले चंद महीने अमेरिका में रहने थे। उसकी फिल्म का प्रीमियर होने वाला था और उसकी अगली फिल्म की शूटिंग का आगाज होना था। मास्टर इब्राहिम की वो आखिरी दुआ जैसे उसके दिमाग से चिपक गई थी। यह पहली बार था कि उन्होंने उसे मंजिल पाने की दुआ दी थी, और वो मंजिल क्या थी, कहां थी और वो उसे कैसे पा सकती थी, ये मोमिना सुल्तान को समझ नहीं आ रही थी। कल्बे मोमिन ने उसे जो बद्दुआ दी थी वो मोमिना सुल्तान की फिल्म को लगी थी। उसकी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी। बॉक्स ऑफिस पर वो हेक्टर क्लिफ की पहली फ्लॉप थी, मगर मोमिना सुल्तान उस फिल्म से ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद होने वाली वाहिद मुआवन अदाकारा थी। कल्बे मोमिन की बद्दुआ मोमिना सुल्तान को नहीं लग सकी थी। आधी रात को आने वाली उस फोन कॉल ने कल्बे मोमिन को नींद में हड़बड़ा कर उठने पर मजबूर कर दिया था। वो कॉल तुर्की से आ रही थी, लेकिन दादा के फोन नंबर से नहीं, उनके एक और हमसाए और दोस्त के नंबर से। कॉल रिसीव करने से भी पहले कल्बे मोमिन जान चुका था कि उसके लिए दूसरी तरफ कोई बुरी खबर थी।